सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। किसान भाई बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप लोग बखूबी जानते हैं कि हमारे देश के कृषि वैज्ञानिक रोजाना नए नए शोध करते रहें ताकि हमारा पर्यावरण भी संरक्षित रहे, फसलें भी जहरीली ना हो और कृषि उत्पादन भी लगातार बढ़ता रहे। और आप सभी किसान भाई बहन भी इस मुहिम में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। आज के कार्यक्रम में जो हमारा मुख्य कार्यक्रम होगा उसमें हम आप लोगों को बकरी के प्रजनन प्रबंधन संबंधी कुछ जानकारी देंगे। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं खबरें खेती की। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैव विविधता कांग्रेस आज संपन्न। समुद्री खरपतवार द्वारा पर्यावरण शुद्धिकरण। नॉर्थ बंगाल में आर्किड फूलों की खेती की संभावनाएं प्रबल। खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा भटनागर। अब खबरें विस्तार से। पहली बार भारत में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैव विविधता कांग्रेस 2016 का 6 से 9 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है। 4 दिनों तक चलने वाली इस कांग्रेस में खेती एवं पशुपालन के संरक्षण एवं टिकाऊपन बनाए रखने हेतु प्रकाश डाला जाएगा। पेश है इस बारे में ये रिपोर्ट। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैव विविधता कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। इस कांग्रेस में 60 देशों से लगभग 900 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में कृषि जैव विविधता प्रबंधन और आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका के बारे में बेहतर समाज विकसित करने से संबंधित चर्चा की गई। विश्व की बढ़ती आबादी की खाद्य एवं पोषण में कृषि जैव विविधता के संरक्षण से टिकाऊपन रखने पर जोर डाला गया। ये जो अंतर्राष्ट्रीय हमारा जो कांग्रेस हो रहा है, इसमें करीब 960 डेलीगेट भाग ले रहे हैं। 60 देशों से आए हैं और दुनिया के माने जाने इस विश्व में वैज्ञानिक लोग जो है वो अपनी चर्चा कर रहे हैं, विचार रख रहे हैं और देख रहे हैं कि आगे क्या होना चाहिए, किस तरह से हम ये जो वातावरण में, प्रकृति में जो हमारी ग्रीड है, जैसे गांधी जी ने कहा था कि जो है वो भगवान ने हम सबको दिया है हमारी नीड के लिए, पर नेचर ने हमारी ग्रीड के लिए नहीं दिया। तो अब हम जो है ग्रीड में उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। हमारी आबादी पिछले 80 सालों में जो पहले सारी दुनिया की 2.5 बिलियन हुआ करते थे, उसको हमने डबल कर दिया, 5 बिलियन का हो गई। और अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2050 तक करीब करीब 10 बिलियन हो जाएगी। तो ये सब इसलिए हुआ कि जो पहले हम वातावरण के साथ संतुलन बनाए हुए थे, उस संतुलन को हमने अपने लालच में, अपने लोभ के लिए बिगाड़ दिया। बहुत आवश्यक है कि हम जो कुछ हमारे पास है, और भारत बहुत ही सक्षम है इस बारे में कि हमारी जैव विविधता दुनिया में मानी जाती है। आज हम सिर्फ विश्व में 2% इलाके के होते हुए भी जैव विविधता में 8% से ज़्यादा अपनी क्षमता रखते हैं। हरित क्रांति संभव नहीं हो सकती थी अगर हम नए पौधे, नए जीन जो वाइल्ड स्पीसीज़ हैं उससे गेहूं में ट्रांसफ़र नहीं किए होते। तो आवश्यकता ये है कि कौन सा जो है हमें नया बीज चाहिए, उसमें क्या गुणवत्ता होनी चाहिए और किस तरह से उसको हम जो है किसानों तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए जैव विविधता एक बहुत अहम जो है वो विषय है और इस विषय पे अब तक दुनिया में कभी भी कोई अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी नहीं हुई।
भारत ने क्योंकि बहुत कुछ आगे बढ़कर काम किया है, कई इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं, 5 इंस्टीट्यूट पौधों पे, जानवरों पे, मछलियों पे और कीड़ों पे और माइक्रोब्स पे, और इसके अलावा हम 2 एक्ट्स भी लेके आए हैं ताकि जो हमारी जैव विविधता है वो हम अच्छी तरह से सुरक्षित रख सकें। जलवायु परिवर्तन को देखते हुए समुद्र के किनारे पर रहने वाले लोगों के लिए जीविकोपार्जन हेतु समुद्री खरपतवारों से प्रोटीन निकालकर हमारे खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल कर इसका सदुपयोग किया जा सकता है एवं समुद्री खरपतवार पर्यावरण शुद्धिकरण में भी महत्वपूर्ण सहयोग करते हैं। पेश है ये रिपोर्ट। समुद्री खरपतवारों में 19 से 23% प्रोटीन होता है, इसलिए समुद्र किनारे पर रहने वाले जीवों के लिए ये फूड बन सकता है। इसके अलावा हम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वायु ग्लूकोज तैयार करते हैं, यानी कि वायु का शुद्धिकरण कर सकते हैं। CSIR नेस्केयर का वैक्सीन प्रोग्राम एक प्रयास है कि अगर सीवीड्स कल्चर यानी समुद्री खरपतवार का कल्चर किया जाए तो प्रोटीन युक्त खाद्य के साथ साथ वायु भी शुद्ध हो सकती है। सुंदरवन में लगभग 16 तरह के समुद्री खरपतवार पाए जाते हैं, जिसमें उल्वा और हिंट्रोम्पा इन दोनों प्रकार के समुद्री खरपतवार में लगभग 22% प्रोटीन और 0.4 फैट मिलता है। इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा है और कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, तो इससे स्वस्थ आहार बन सकता है। आज वैक्सीन प्रोजेक्ट में WP12 में हम लोग जो आए हैं कुछ ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड देने के लिए। तो कुछ ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड मतलब समुद्र का किनारे जो सब आदमी रहते हैं उन लोग का क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत उन लोग का मुश्किल हो जाता है। उन लोग का कुछ देना चाहिए जिसके लिए उसका रोजी रोजगार बने। तो हम लोग सोचे हैं कि इतना सारे सीवीड समंदर में मिलते हैं, क्यों ना उसको हम उसी सीवीड से कुछ बनाएं। और अगर वो हम बना सकते हैं तो देश के लिए और जाति के लिए एक मुख्य भूमिका पालन कर सकते हैं। इसीलिए उसका जो एक्सट्रैक्ट होते हैं वो स्टीम से हम लोग निकलते हैं, उसका प्रोटीन निकलते हैं। समुद्र का जो पेड़ है वो सीवीड है, उसके निकलने के बाद उससे हम लोग बिस्किट, कुकीज़, आइसक्रीम वगैरह, ब्रेड ये सब बनाते हैं। हम लोग ये सोच के बनाते हैं कभी ना कभी ये अगर मार्केटिंग मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा और इन लोग का भी कुछ पैसा मिल जाएगा। तो क्लाइमेट चेंज जो आने वाला दिन में इन लोग का कुछ हैम्पर कर सकते हैं तो ये उनका साथ लड़ पाएंगे। तो इसलिए इन लोग का एक अल्टरनेटिव लाइवलीहुड चाहिए। हमारे देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में आर्किड फूलों की खेती सफलतापूर्वक की जा रही है। सिक्किम के बाद नॉर्थ बंगाल, सिलीगुड़ी एवं जलपाईगुड़ी के किसान भी बागवानी विभाग के सहयोग से इन फूलों की खेती करने में रुचि ले रहे हैं। यहाँ पर आर्किड फूलों की खेती के बारे में जानकारी देते हुए विशेषज्ञ ने बताया। जो नॉर्थ बंगाल का इलाका है यहाँ पे हाई ह्यूमिड जोन है और यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, करीब 3000 mm बारिश होती है। और यहाँ पे बारिश की वजह से और जो पानी यहाँ पे है, कभी कभी गर्मी भी रहता है। यहाँ पर जो प्लांटेशन क्रॉप्स है और जो हॉट ह्यूमिड है, ये रीजन ट्रॉपिकल आर्किड्स के लिए बहुत ही अच्छा है। ट्रॉपिकल आर्किड्स में कुछ ऐसे आर्किड्स हैं जैसे डेंड्रोबियम हुआ, फेलेनोप्सिस हुआ, बंदा, ये तीनों आर्किड यहाँ पे आसानी से उगाया जा सकता है। तो मैं यहाँ के किसानों को और यहाँ पे जो भी कुछ NGOs हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे सेंटर, जो हमारा सेंटर ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर आर्किड्स जो पैक्यांग सिक्किम में स्थित है, वहाँ पे आकर के आप मुझे संपर्क करें कि क्या संभावनाएं हैं। अगर यहाँ का स्टेट डिपार्टमेंट और नॉर्थ बंगाल के लोग अगर चाहते हैं कि मैं खुद और मैं अपने टीम के साथ यहाँ पे आ सकता हूँ, यहाँ पे आकर के लोगों को ट्रेनिंग दे सकता हूँ कि कैसे आर्किड्स की संभावनाएं नॉर्थ बंगाल में है। तो जैसा इन्होंने बताया कि 3-4 स्पीसीज जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो सकता है। और जलपाईगुड़ी बहुत नज़दीक है सिलीगुड़ी से
और सिलीगुड़ी जैसा कि बताते हैं कि गेटवे है मार्केटिंग का, सिलीगुड़ी से पूरी मार्केटिंग नॉर्थ ईस्ट में जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट्स हैं आर्किड्स बहुत पहले से वहाँ पे हो रहा है, और ये भी मैं चाहता हूँ कि नॉर्थ बंगाल भी उसमें जुड़े और आर्किड्स की तरफ लोगों का रुझान हो। मैंने अपने सुबह यहाँ पे जो किसान मेला आयोजन हुआ था, मैंने बताया था कि किसानों को किसी भी एक क्रॉप के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, इंटीग्रेटेड अप्रोच लगाना है। तो मैं जो यहाँ पे संभावना देखता हूँ आर्किड्स की संभावना यहाँ पे बहुत अच्छा से है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ किसान आज मुझे सुनने के बाद हमारे पास जरूर आएंगे, और जिससे कि अपना जीविकोपार्जन आर्किड से भी कर सकते हैं। मौसम में आया बदलाव गिरते तापमान की ओर इशारा है। आइए जाना जाए कि आखिर देश के विभिन्न भागों में मौसम का क्या हाल है और उसके अनुरूप क्या कुछ कृषि कार्य किए जाने हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी भागों में मौसम साफ रहेगा। उत्तर पूर्वी भागों जैसे सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के अधिकांश इलाकों में धुंध छाने के आसार हैं। देश के निचले और तटवर्ती इलाकों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व तमिलनाडु में भी मौसम साफ रहेगा और कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाई बहनों, प्रजनन का चक्र प्रकृति में एक लंबे समय से चला आ रहा है, चाहे पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, इंसान हो या एक छोटा मोटा कोई जानवर ही क्यों ना हो। आज हम बात करेंगे बकरी के बारे में, जिसे कहा जाता है गरीब की गाय बकरी। ये हमारे बहुत से पशुपालक हैं जो बकरी पालकर ही अपनी आजीविका चलाते हैं। जो बकरी जब गर्भ धारण करती है और बच्चा पैदा करती है तो उसकी उचित देखभाल इस दौरान करना बहुत ही जरूरी है। उसका खान पान, उसका रख रखाव यानी प्रजनन प्रबंधन करना बहुत ही जरूरी है। आज इस बारे में आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मनोज कुमार, और उनसे बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी कुलबीर सिंह। बकरी एक ऐसा पालतू पशु जो देश की सभी भौगोलिक परिस्थितियों में आसानी से सफलतापूर्वक पाला जा सकता है। मानव सभ्यता के उद्भव काल में केवल बकरी ही एक ऐसा पालतू पशु था जो मनुष्यों को खाद्य सामग्री प्रदान करता था। किसानों की आमदनी में बकरी की अहम भूमिका होती है और इसी से उनके परिवार को उत्तम पोषण प्राप्त होता है। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में बकरी पालन का महत्व विशेषतः पश्मीना रेशा, मांस उत्पादन और यातायात के लिए है। लेकिन देश के अन्य क्षेत्रों में बकरी पालन मांस और दुग्ध उत्पादन के लिए किया जाता है। भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बकरी के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में 12 जुलाई 1976 को एक राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, जिसे 12 जुलाई 1979 को पूर्ण संस्थान का दर्जा मिला। वर्तमान में इसे केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान का नाम दिया गया, जिसे CIRG के नाम से जाना जाता है। किसान भाइयों, आज हम आए हैं बकरी अनुसंधान संस्था में और वहाँ पर बकरी का व्यवसाय के लिए क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में डॉक्टर बीर सिंह जी हमें जानकारी देंगे। और डॉक्टर साहब, हमारे किसानों को आप इस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए
अच्छी नस्लें के लिए, तो आपकी संस्था क्या कुछ कर रही है? देखिए, ये जो संस्थान है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये हमारे देश के से विभिन्न राज्यों से जो ट्रेनीज आते हैं, जो प्रशिक्षणार्थी आते हैं, एक तो उन्हें बकरी पालन पर, व्यावसायिक रूप से बकरी पालन पर 10 दिन का प्रशिक्षण प्रदान करता है। साथ ही जो यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाते हैं या जो ट्रेडिशनल बकरी पालक हैं, उनके लिए ये उन्नत किस्म के नर और मादा प्रदान करते हैं। तो जो बकरी पालक हैं वो हमारे निदेशक के नाम पर पत्र लिखते हैं और फिर जो है उन्हें जो उपलब्ध नर और मादा उत्तम कोट के होते हैं वो उनको उपलब्ध करा दिए जाते हैं। इसके अलावा संस्थान एक अखिल भारतीय बकरी शोध सुधार परियोजना के तहत देश के 14 राज्यों में बकरी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। तो वहाँ पर भी वो किसानों को प्रशिक्षण देते हैं, जानवर उपलब्ध कराते हैं और जानवरों का जो आनुवांशिक उत्थान है उसके लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा संस्थान जो बकरी के उत्पाद हैं उनके प्रोडक्ट बनाता है, क्योंकि बकरियों के अगर जो उत्पाद हैं वो बाज़ार में कई गुनी कीमत पर ज़्यादा बिकते हैं। तो जैसे कि दूध से पनीर, चीज़, खोआ, मिठाई, ऐसे जो मांस है उसके द्वारा भी कई सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसकी ट्रेनिंग लेने के लिए ट्रेनीज बहुत दूर दूर से आते हैं और बहुत लाभ कमा रहे हैं। इसके साथ ही साथ जैसे कि कहीं पे कोई बीमारी फैली है तो उस बीमारी का भी आउटब्रेक जब आता है तो हमारे वैज्ञानिक वहाँ जाते हैं और वो विश्लेषण करते हैं कि ये बीमारी किस कारण से हुई है और उसके लिए जिस निदान ढूंढते हैं। इसके अलावा जो बीमारियों का जो टीका बनता है उसमें भी हमारा संस्थान अनुसंधान करता है। इस तरीके से हमारा जो संस्थान है प्रमुख रूप से इन कामों के ऊपर कार्य कर रहा है। साथ ही साथ अलग अलग राज्यों में अलग अलग खाद्य उत्पाद पाए जाते हैं, तो वहाँ के लिए वो अलग अलग तरह के जो फीडिंग शेड्यूल है या फीड प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बनाते हैं और जो जनन संबंधी तकनीकी हैं उनके लिए भी कार्य कर रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब, बकरी के जो है प्रबंधन संवर्धन के लिए क्या कुछ की है आपकी सरकार? देखिए, जो बकरी पालन है उसमें प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें भी सर्वप्रथम जो महत्वपूर्ण है वो है प्रजनन प्रबंधन। तो प्रजनन प्रबंधन के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि हमारे जो नर और मादा का चुनाव है वो उच्च कोट का होना चाहिए, आनुवांशिक रूप से वो उच्च कोट के होने चाहिए। और साथ ही साथ हम जो उत्तर भारत में बकरियों को गाभिन कराने का जो प्रमुख समय है वो 15 सितंबर से लेकर नवंबर तक है और गर्मियों में 15 अप्रैल से लेकर 15 जून तक है। तो अगर हम इन माहों में बकरियों को गाभिन कराते हैं तो वो अक्टूबर, नवंबर और फरवरी, मार्च में पैदा होती हैं, बच्चे पैदा होते हैं। उस समय जो वातावरण है वो सम होता है, तो जो बच्चे पैदा होते हैं उनका ग्रोथ भी ज़्यादा जल्दी होता है और उनमें मृत्यु दर बहुत कम होती है। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि जैसे ही बच्चे पैदा हों उनको तुरंत हम खीस पिलाएं 15 से 20 मिनट के अंदर, क्योंकि ये जो खीस है ये तुरंत बच्चों की आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और उससे उसमें बीमारी निरोधक शक्ति का विकास होता है। और जो बकरी 2 या 3 बच्चे दी हुई है, हमें उन बच्चों के लिए विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनका जन्म के समय वजन बहुत कम होता है। तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि वो समुचित मात्रा में दूध पिएं। तो इसके लिए क्या है कि शरीर भार का, बच्चे के शरीर भार का 10% हम बच्चे को दूध पिलाएं और ये दूध 4-5 दिन तक हम 4 या 5 बार में पिलाएं। इसके साथ ही जो हमारा जो गाभिन बकरियां हैं, क्योंकि गाभिन बकरियों को 2 या 3 माह के बाद अतिरिक्त राशन की आवश्यकता होती है, तो इसलिए शरीर के आकार के अनुसार 300 से 500 ग्राम दाना हम जो है प्रेगनेंसी राशन के रूप में देते हैं। ऐसा देने पर जो बच्चे पैदा होंगे वो ज़्यादा वजन के होंगे, उनकी बढ़वार दर ज़्यादा होगी, बकरी के नीचे दूध ज़्यादा होगा तो वो बच्चों को ज़्यादा दूध पिलाएगी, बकरी पालक को भी ज़्यादा दूध पिलाएगी
और पुनः वो जल्दी गर्मी में आ जाएगी। इसके साथ हमें बकरे के ऊपर भी ध्यान देना है कि एक बकरे से हम एक दिन में 2 या 3 बकरी ही गाभिन कराएं, और जब वो बकरा 1 से 1.5 साल का हो जाए तो उस बकरे को हम अपने फार्म से, अपने रेवड़ से कहीं दूसरी जगह भेज दें और कहीं दूसरी जगह से उत्तम कोट का बकरा लेके आएं। अगर किसी किसान भाई का बकरी फार्म छोटा है तो वो केवल अपने फार्म से पैदा हुए बच्चों को प्रजनन के रूप में इस्तेमाल न करें। इसके लिए वो दूसरे रेवड़ से जो नर है उसका चुनाव करें। साथ ही साथ जो बकरियों में एक ब्रूसोलिस बीमारी पाई जाती है, जिससे बकरियों में बड़ी तादाद में गर्भपात होता है, तो हर एक ब्रीडिंग सीजन से पहले बकरे में उस ब्रूसोलिसिस की बीमारी का परीक्षण कर लें। अगर वो बीमारी पाई जाती है तो कदापि उस बकरे से गर्भित न कराएं। और जो क्योंकि बकरियां जो है ये सीजनल ब्रीडर हैं, ये ज़्यादातर जो बकरियां हैं ये अप्रैल, मई, जून और अक्टूबर, नवंबर में ऋतुकाल में आती हैं। इसी समय बकरे में भी ऋतुकाल आता है, तो इस समय बकरे को उसके जो मेंटेनेंस आहार है उसके अतिरिक्त 300 से 400 ग्राम राशन दें, जिससे कि उसमें जो पुरुषत्व है, जो उसकी ब्रीडिंग पोटेंशियल है वो बना रहे। और एक और बात का ध्यान रखें कि अगर बकरी सुबह गर्मी में आती है तो उसको शाम को प्रजनन कराएं, अगर शाम को आती है तो सुबह प्रजनन कराएं। साथ ही जो कम उम्र की बकरियां हैं या जिनका शरीर भार कम है उनको जो है गर्भित न कराएं। इसके लिए हमें कंट्रोल ब्रीडिंग करनी चाहिए। तो जो बड़े आकार की बकरियां हैं तो जब उनका वजन 18 किलो हो जाए और उम्र 1 वर्ष हो जाए तब हम उन्हें गाभिन कराएं। जो मध्यम आकार की बकरियां हैं जैसे कि बर्बरी है, तो जब ये 10 महीने की हो जाए और इसका वजन 15 किलो से ज़्यादा हो जाए तब उसे गाभिन कराएं। और जो छोटे आकार की बकरी है, जैसे हम ब्लैक बंगाल कहते हैं, तो जब ये 8 किलो की हो जाए और इसकी उम्र 8 माह हो जाए तब हम इसे गाभिन कराएं। अगर हम ऐसा न कराएंगे तो जो बच्चा है उसमें उसको डिस्टोकिया के द्वारा फंसने की समस्या हो सकती है, और जो बकरी के आगे जीवन काल में, जिसे हम लॉन्जिविटी कहते हैं, वो बहुत कम हो जाएगी। तो वो उसकी जो आगे का समय है उसमें जनन और उत्पादन बहुत कम हो जाएगा। तो अगर किसान भाई इन बातों का ध्यान रखें तो निश्चित रूप से वो अधिक से अधिक फायदा कमाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप किया तो उसमें आप क्या कर रहे हैं? देखिए कि हमने जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो स्टार्टअप योजना आरंभ की है उसके तहत जो चुनिंदा बकरी पालक हैं उनको चिन्हित किया है, और उन बकरी पालकों को हम यहाँ पर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। साथ ही साथ वो अपना अच्छे ढंग से जो बकरी पालन के द्वारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कर सकें, इसके लिए हम उन्हें 16 जानवरों को एक मुश्त प्रदान करते हैं। तो इसमें एक बकरा होता है, 8 बकरी होती हैं और बाकी के कुछ बच्चे होते हैं। तो ये जो है एक तरीके से सीड है, तो हम उनका एक न्यूक्लियस सीड फार्म बनाते हैं। उसके बाद हम बराबर उस फार्म को पर विजिट करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कोई बीमारी तो नहीं आई, और हम वहाँ पे टीकाकरण प्रदान करते हैं। उस जानवरों को, उस बकरी पालक को हम जो जिला के विभिन्न विभाग हैं, राज्य के विभिन्न विभाग हैं, उनके साथ हम उसका लाइसेंस डेवलप कराते हैं, जिससे कि वो अपने जानवरों को उचित दाम पर बेच सके। तो हमने जो है अभी जो बर्बरी बकरी पालन योजना के तहत आगरा, मथुरा और आसपास के ज़िलों में 15-16 किसानों को चिन्हित किया है। उनके यहाँ इस योजना के तहत कार्यक्रम चल रहा है, और उन्होंने हमें बताया है कि इस योजना के तहत प्रत्येक बकरी पालक एक बकरी से 8,000 से 12,000 रुपये प्रति बकरी प्रति वर्ष मुनाफा ले रहा है। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी बकरी के बारे में, जिससे कि किसानों को कुछ फायदा मिल सके, इसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम, मथुरा, 281122 उत्तर प्रदेश। संस्थान का हेल्पलाइन नंबर है
0565-276-3320। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो किसान भाई बहनों, आप लोगों ने ये कार्यक्रम देखा, इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी और मुझे पूरी आशा है कि आप इनसे भरपूर लाभ उठाएंगे। अब समय हो गया है आप लोगों से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि खबरें खेती की और मौसम की जानकारी तो हम कल के कार्यक्रम में आपको देंगे ही। जो हमारा मुख्य कार्यक्रम होगा वो होगा कि महाराष्ट्र के सतारा जिले में नाबार्ड बैंक किस तरह से ग्रामीण महिलाओं के समूह बनाकर उन्हें साक्षर करके उनकी उन्नति में योगदान दे रहा है। इसके बारे में जानकारी देंगे। तब मुझे आज्ञा दीजिए, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।